शिद्दत से मैंने तुम्हें जो पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें जो पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और बिहार थिएटर में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का। दर्शकों, हमारे जो आज के मेहमान हैं ना, उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने रंगमंच के प्रति अपने समर्पण को बखूबी निभाया है और इस रंगमंच की दुनिया में अपनी एक अलग ही प्रतिभा स्थापित की है। दर्शकों, जीवन में हार और जीत दोनों ही आपके सोच पर निर्भर करती है। कहते हैं ना कि अगर मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जी हाँ दर्शकों, जो हमारे आज के खास मेहमान हैं ना, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं, जिन्होंने अपने जीवन की लाख परिस्थितियों के आने के बाद भी कभी हार नहीं मानी और टिके रहें और अपनी ऐसी प्रतिभा स्थापित की है इस रंगमंच के क्षेत्र में कि आज पूरे लोग उनको एक नामी नाम से जानते हैं। तो दर्शकों, जो हमारे आज के खास मेहमान हैं, चलिए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। जी हाँ दर्शकों, हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, जो कि एक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और सोशल थिंकर हैं और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी। अशोक प्रियदर्शी जी, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आकांक्षा जी, आपको भी और उपस्थित दर्शकों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दर्शकों, आइए हम इनसे अब बातचीत कर लेते हैं। अशोक प्रियदर्शी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जीवन की जो हमारी शुरुआत होती है, जब हम छोटे होते हैं तो कई हद तक तय हो जाता है हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन से कि हम जीवन में क्या करेंगे और क्या बनेंगे। अगर आपकी बात करें तो आपने पटना से अपनी स्कूलिंग, कॉलेज और जॉब प्रोफेशन से भी जुड़े, तो आखिर इस रंगमंच के क्षेत्र में आना कैसे हुआ आपका, हम आपसे जानना चाहेंगे। जब मैंने आंखें खोली तो अपने सामने थिएटर को ही देखा और जब होश संभाला तो मेरे सामने थिएटर, रंगमंच, कलाकार विभिन्न मुद्राओं में एक्टिंग करते, विभिन्न भावों में, विभिन्न रसों में डायलॉग बोलते हुए कलाकारों को ही मैंने देखा। और ये थिएटर, सच पूछिए तो मुझे विरासत के रूप में मिली है। ये विरासत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी ऐतिहासिक नाटककार डॉक्टर चतुर्भुज बहुत बड़े लेखक रहे, अभिनय भी उन्होंने किया और लेखन साहित्य से भी जुड़े रहे, एंकरिंग भी करते रहे और उतना तो नहीं, लेकिन जेनेटिक एक अंश होता है, ये कुछ कुछ अंश मुझ में भी मिलता गया और मैं आज जो भी हूँ अपने पिता, अपने बाबूजी, अपने गुरु डॉक्टर चतुर्भुज के प्रति ही मैं उन्हें नमन करता हूँ। हाँ दर्शकों, कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपका विचार सही हो, आपके इंटेंशन सही हो, तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। यूँ कहें कि आपके जो मार्ग हैं वो आसान होते चले जाते हैं। तो अशोक प्रियदर्शी जी, जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे, मैं जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा किए गए नाटकों में से जो आपका पहला नाटक था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका एक आर्टिस्ट के रूप में, आपसे हम जानना चाहेंगे। 14 जनवरी से बिहार सरकार की ओर से मकर मेला का आयोजन राजगीर में किया जाता है। बड़ी आरजू मिन्नत मैंने की अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से और जो अन्य कलाकार थे उनसे कि मुझे भी एक एक्टिंग करने का मौका दीजिए। काफ़ी आरजू मिन्नत के बाद उन्होंने कहा, मंच पर खड़ा होना पहले सीखो,
तभी डायलॉग बोलना सीख पाओगे। मैंने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करता हूँ। और मुझे एक सिपाही का रोल दिया गया जिसमें एक अंग्रेज़ कहता है, राम सिंह हमारा हंटर लाओ, मेक हेस्ट। और राम सिंह जैसे ही वो कहता है, वो सिपाही आता है, सावधान की मुद्रा में खड़ा होता है और आज्ञा पाकर वो फिर वो बैक होता है और वो पीछे चला जाता है और हंटर लेकर आकर वो कमिश्नर टेलर के हाथ में देता है। यहीं से मेरे नाटक की शुरुआत हुई, एक्टिंग की शुरुआत हुई। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ आना है, आज्ञा मांगना है और उसके अनुसार मुझे कार्य करना है, हंटर लाकर उन्हें देना है। बस इतना ही मेरा काम था। जी अशोक प्रियदर्शी जी, बहुत खूब। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो बहाली है वो भी एक आर्टिस्ट के तौर पर हुई है, क्योंकि आपका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो भी रंगमंच के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार आकाशवाणी से जुड़ना कैसे हुआ आपका, हम आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। जिस समय स्कूलिंग मैंने की थी उसी समय मैं बाल मंडली में आ गया था, तो रेडियो से एक संपर्क मेरा जुड़ गया था। जी। और जब ग्रेजुएशन मैंने किया 71 में, तो नाटक में मेरी रुचि थी ही बचपन से। और मैं नाटक में मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास कर गया। उस समय नाटक में 15 रुपए की फ़ीस दी जाती थी एक नाटक करने की। और फिर 1-2 साल के बाद जो जन आंदोलन हुआ, आप 74 का आंदोलन आपको याद होगा, उसके पहले मैं यहाँ कैजुअल अनाउंसर के रूप में काम करने लगा। और 74 में युवाणी का 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ से प्रसारण होता था, जिसकी एंकरिंग, जिसकी उद्घोषणा मैं ही करता था और बड़ा आनंद आता था। और उसमें भारत सरकार का ये उद्देश्य था, जो स्टूडेंट लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर नहीं हैं, नेगेटिव थिंकिंग की ओर हैं, उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग की ओर मुझे अग्रसर करना है। उसी के उद्देश्य से ये युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 2 घंटे का कार्यक्रम। और इंडिपेंडेंट मैं 2 घंटे का कार्यक्रम वो प्रस्तुत करता था। तो उद्घोषक के रूप में मैं आकाशवाणी से इस रूप में जुड़ा। अशोक प्रियदर्शी जी, 1952 में स्थापित नाट्य संस्था मगध कलाकार के आप 1970 से सेक्रेटरी हैं। तो ये अनुभव कैसा है आपका, इसके बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। बख्तियारपुर में एक बहुत पुरानी संस्था थी, बिहारी क्लब। और उस संस्था के एक मेंबर थे हमारे बाबूजी डॉक्टर चतुर्भुज, क्योंकि वो भी रेलवे में ही काम करते थे। रेलवे के कर्मचारियों ने मिलकर 1952 में एक नई संस्था की स्थापना की, मगध आर्टिस्ट, मगध कलाकार। और वही वो सिलसिला चलता रहा। और 1970 से ये जिम्मेवारी सेक्रेटरी पद की मैं संभाल रहा हूँ। और शुभ कार्य के लिए SU कॉलेज हिलसा के एड्स के लिए मैंने वहाँ नाटक किया। विमेंस कॉलेज खगौल के लिए मैंने उसके डोनेशन के लिए वहाँ नाटक किया। रांची में नाटक किया। जमुई का स्टेडियम जो बन रहा था उसके लिए मैंने नाटक किया। स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही थी फंड के कारण, उसके लिए नाटक किया। फ्लड रिलीफ फंड में नाटक किया, ड्रॉट में नाटक किया। इसलिए हम लोग नाटक करते रहे और आज तक वो चल रहा है।
अशोक प्रियदर्शी जी, आपने कई नाटकों में एक आर्टिस्ट की भी भूमिका निभाई है, तो आपका जो सबसे करीबी और चहीता नाटक था, उसके अनुभवों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक कलाकार ही होता है जो कुछ नहीं है, लेकिन वो एक मजिस्ट्रेट भी है मंच पर, जी। एक राजा भी है मंच पर, एक भिखारी भी है मंच पर, एक स्टूडेंट भी है मंच पर। हर रूप में एक कलाकार को रहना पड़ता है। जी। मेरा बहुत ही प्रिय नाटक है। मैंने बहुत सारी भूमिकाएं की, ऐतिहासिक नाटकों में भी की और सामाजिक नाटकों में भी की। ऐतिहासिक नाटक में मेरा प्रिय नाटक है, जी। वो है पीर अली। और सामाजिक नाटकों में भी मैंने भूमिकाएं की। समझे, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक अंग्रेज़ की भूमिका आपके समक्ष जी, बिल्कुल रखूं। अनुमति है आपको, बिल्कुल अनुमति है, बताइए, हम जानना चाहेंगे सर, बेशक। 1857 की घटना है। उस समय पटना का कमिश्नर था टेलर, विलियम टेलर, और जन आंदोलन छिड़ा हुआ था। जी। कमिश्नर टेलर बहुत ही क्रूर माना जाता था। मैं कमिश्नर टेलर और पीर अली दोनों की भूमिकाएं मैं आपको संवाद के माध्यम से जी। आपको बताना चाहूँगा। पीर अली, तुम हमको जानते हो, हमें पटना का कमिश्नर टेलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऑफिसर। हम तुमको चुटकी में मसल नहीं सकता। गौरव सरकार हमको कड़ा ऑफिसर जानता, इसी से हमको पटना का कमिश्नर बनाया। मैं खूब समझता हूँ, गोरी सरकार की चालाकी को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि दो भाइयों को आपस में लड़ाना ही आप जैसे कड़े और शेर दिल अफसरों का काम है। लेकिन साहब, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? तुम वारिस अली को जानता? वारिस द पुलिस जमादार ऑफ टेरोड, he has been hanged. उसको हम फांसी पर लटकाया। And that bloody Ali Karim of गया, he escaped. वो जान बचाकर भाग गया। लेकिन टेलर तुम सबको देख नहीं सकेगा, तुम सबको अपना बूट से क्रश करेगा। You are agitated. I don't mind. साहब, साफ साफ मुझे बताएं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? तुम अपना कुछ साथी का नाम बताएगा, हम तुमको बिल्कुल छोड़ देगा। साथी का नाम? आप मेरे उन साथियों के नाम हरगिज नहीं जान सकेंगे जिन्होंने मादरे हिंद को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया है। आज़ादी, फ्रीडम। तुम हंटर देखता, यह हंटर तुम्हारा जान लेगा। शौक से आप अपने हंटर से मदद लीजिए साहब। पीर अली उन टुकड़खोर कुत्तों की भी परवाह नहीं करता जो आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं और इशारा पाते ही मुझे गोली मार देंगे। ओ, ये लो, ये लो, ये लो। सालिम, ये हिंदुस्तानी खून है, बहकर मिटेगा नहीं। इस खून का बदला यहां का बच्चा बच्चा तब तक लेगा, तब तक लेगा जब तक गुरु का आखिरी कदम इस देश से नहीं निकल जाएगा। यहाँ की मिट्टी में सोना है कमिश्नर, इसका सौदा आपको बड़ा महंगा पड़ेगा।
बहुत बहुत ही खूब अशोक प्रियदर्शी जी, आपने एक आर्टिस्ट के तौर पर बहुत ही बेहतरीन भूमिका बांधी है। इसी बेसिस पे जो मेरा अगला सवाल है आपसे, आपने रंगमंच के लिए भी काफ़ी काम किया है, टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी काम किया है और आकाशवाणी के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो इन सब में आप क्या अंतर पाते हैं एक आर्टिस्ट के रूप में, ये हमारे दर्शकों को बताइए। नाटक एक विधा है और नाटक को पंचम वेद माना जाता है। सच पूछिए, रंगमंच विधा की लेखनी अलग होती है, जी। रेडियो नाटक की लेखनी अलग होती है और दूरदर्शन के नाटक की लेखनी अलग होती जी। है। नाटक सभी कहलाते हैं। रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता है तो नाटक के 4 तत्व हैं, जी। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। वो डायलॉग दिया जाता है, वो श्रव्य काव्य है, एक्टिंग की जाती है। लेकिन रेडियो में कोई एक्टिंग नहीं होती है। जो भी एक्टिंग होती है वो आवाज़ पर ही एक्टिंग की जाती है। आवाज़ से ही हम दर्शक को, श्रोताओं को ये जानकारी देते हैं कि हम किसी का मर्डर कर रहे हैं या हम नदी में डूब रहे हैं। वो आवाज़ से ही हमको ध्वनि माध्यम है। जैसे आप एक चीज़ देख लीजिए ना कि हम लोग नाटक करते हैं रेडियो पर, तो माइक्रोफोन के इधर हीरोइन है और हीरो इधर है। जी। माइक्रोफोन से ही हम प्यार करते हैं, हम उसी को मर्डर कर रहे हैं और उसी का रिएक्शन हमारी हीरोइन वो दे रही है। बाद में हम हो सकता है उनको पहचाने या नहीं भी पहचाने, ऐसा। तो नाटक स्वर माध्यम है, ध्वनि माध्यम है और मंच जो है जिसमें 4 तत्व होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये चारों को लेकर चलना पड़ता है। और दूरदर्शन जो है उसकी लेखनी एक अलग होती है। छोटे छोटे सीन्स होते हैं, छोटे छोटे सीन्स होते हैं, क्योंकि वो विजुअलाइज ही करना पड़ता है। एक डायलॉग अगर करना है तो एक डायलॉग करना है तो उसके विजुअल में उसमें कितने सेकंड्स जाएंगे, ये उसको ध्यान में रखना पड़ता है लेखक को या प्रोड्यूसर को। तो ये तीनों की भिन्नता मैं रेडियो में भी नाटक करता रहा हूँ, मंच पर भी करता रहा हूँ और दूरदर्शन में भी करता रहा हूँ। तो दर्शकों, अशोक प्रियदर्शी जी से हमने एक एक्टर के रूप में बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा। अब हम इनसे बात करेंगे एक निर्देशक के रूप में। तो अशोक प्रियदर्शी जी, मंचन के अलावा निर्देशन में आपकी क्या भूमिका है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी अपनी मान्यता है कि जो आदमी मंचन के लिए अगर नाटक उठाता है तो डायरेक्शन अगर कर रहा है तो उसमें वो एक्टिंग ना करे। उसका कारण है मेरे अपने विचार से, दूसरे लोग और भले कुछ समझें, मेरे अपने विचार से ये है कि मंचन डायरेक्शन देने में नाटक के सभी आयाम को ध्यान में रखना पड़ता है। कलाकारों का चयन, म्यूज़िक का चयन, लाइटिंग की व्यवस्था, प्रचार की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें उस एक डायरेक्टर के ज़िम्मे वो रहता है। लेकिन अगर वो उसमें एक्टिंग भी करे तो मेरा मतलब है कि इंसाफ नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी ही भूमिका को सटीक बनाने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करेगा, दूसरे की भूमिका को उभारने में वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। मेरी अपनी मान्यता है। अन्य रंगकर्मी इससे, मेरी बात से अलग भी हो सकते हैं,
लेकिन मेरी यही मान्यता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन जिस नाटक में भी किया है उन नाटकों में मैंने भूमिका नहीं की है, और नाटक सफल हुए हैं। सोशल नाटक भी हमने किया है और हिस्टोरिकल नाटक भी हमने किया है, लेकिन मैंने भूमिका नहीं की है। कहीं अगर बहुत मजबूरी में मुझे भूमिका करनी ही पड़ गई तो मैं बैकग्राउंड से ही भूमिका करता हूँ, स्वर देकर, अभिनय करके नहीं। और मैं अपने को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे ही डायरेक्शन में मेरे बाबूजी ने भी एक्टिंग की है। उन्हीं का लिखा हुआ नाटक है झांसी की रानी, जिसमें वो जनरल सेरह्यूरोज़ की भूमिका करते रहे, मैं गोविंद राव की भूमिका करता रहा, लेकिन मुझे ही डायरेक्शन देना पड़ा। और डायरेक्शन को उन्होंने माना और उनकी मान्यता थी कि डायरेक्टर जो कुछ भी कहता है कलाकारों को उसे मानना ही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो। बाद में भले वो बातचीत करके वो अपनी बात को मनवाए, लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं मानने के लिए तैयार है तो उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। अशोक प्रियदर्शी जी, मेरा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो हमारा समाज है वो इतिहास से कहीं ना कहीं बहुत दूर होता चला जा रहा है। स्पेशली जब हम संस्थाएं की बात करें तो वो ऐतिहासिक नाटक का मंचन करने में बहुत ही हिचकिचाती हैं, ऐतिहासिक नाटक को नहीं करना चाहती हैं आमतौर पे। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। मूल रूप से इतिहास पुराण हमारी संस्कृति है, और इतिहास पुराण में ऐसी कोई घटनाएं वर्णित नहीं हैं जो आज हो नहीं रही है। सभी घटनाएं आज भी वो है, और इतिहास पुराण हमें ये जानकारी देती है कि इस कार्य को करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा, इस कार्य को करोगे तो तुम्हें ये लाभ होगा, और हम उसी अनुसार वो लेते हैं। ऐतिहासिक नाटक जो संस्थाएं हैं वो नहीं कर पाती हैं, इसका एक मूल वजह है ऐतिहासिक नाटक पीरियोडिकल होता है। जिस पीरियड का नाटक आप उठाते हैं, जिस पीरियड के नाटक का आप मंचन करना चाहते हैं, तो उसके शैली को, उसके स्टाइल को आपको अपनाना पड़ेगा। और आज के रंगकर्मी उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं जितनी आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार थिएटर की टीम की तरफ से, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें इतनी सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातों को हमारे साथ शेयर किया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, जिन्होंने वाकई में हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बनाया है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई उम्मीद के साथ, नए मेहमान के साथ और ढेर सारी बातचीत के साथ। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आप सभी को भी हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस पर अपना राय हमें अवश्य भेजिए। हमारा पता है बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001, और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो मिलते हैं फिर आप सभी से दर्शकों। नमस्कार।